हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सीएस सेंटर दिल्ली में हम आई एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपका जीएस पेपर 2 जिसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस मेंस में होता है वो कवर करेगा। आपका पीसीएस और आईएएस दोनों के लिए ये मेंस के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। एग्जांपल के लिए जैसे हमेशा बात की जाती है, अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव या फिर इस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर काम तभी प्रॉपर तरीके से कर पाएगा जब उसको वित्तीय रूप से या आर्थिक रूप से या फिर इंग्लिश में फाइनेंशियली फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी होगी, तभी जो कि जा कर के आगे काम करेगा। यहाँ पे जो हम आज टॉपिक लेकर के आए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं और पॉलिटी में ये बहुत अहम योगदान अपना निभाता है और प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। दरअसल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको न्यूज में रहने की वजह से हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट या करने का ऐलान किया और उसके जो चेयरमैन होंगे या जो उसको हेड करेंगे, अरविंद पानगरिया सर करेंगे। अरविंद पानगरिया सर 16 वित्त आयोग या फिर फाइनेंस कमीशन के आज ये चेयरमैन के रूप में रहेंगे। अभी तक जब से भारत आज़ाद हुआ है 16वां ये वित्त आयोग है। दरअसल ये 2026 से अपना काम मतलब इम्प्लीमेंट में आएगा। तो आप कहेंगे 24 चल रहा है, 2 साल पहले ही क्यों कर दिए। तो दरअसल देखिए, अभी जो 15वां 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जब ये ख़त्म होगा 26 में, तब तक 26वें 16वें फाइनेंस कमीशन का जो ब्लू प्रिंट जो कि तैयार होकर के रख दिया जाएगा और उसके आगे हम बढ़ाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात आई है फाइनेंस को लेकर के, तो एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और काफ़ी अच्छा भी मुझे लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए आप लोगों के साथ। तो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को स्टैटिक्स से लिंक करके हम आपके साथ स्टडी करेंगे, जिससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि वास्तव में कोई चीज़ को कैसे पढ़ी जाती है और समझने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। यूपीएससी हो या फिर कोई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, तो उसमें दरअसल ऐसी बात होती है कि जब तक आप अप टू डेट नहीं रहेंगे, जिसको कहते हैं ना अपडेट रहना, तो तब तक आपका आंसर राइटिंग उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा या क्वालिटी बेस्ड नहीं हो पाएगा जितना एक न्यूज़पेपर से पढ़ करके बच्चा करता है। हम क्यों कहते हैं कि हमें न्यूज़पेपर का अध्ययन करना चाहिए? सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आजकल चल क्या रहा है, नहीं तो वैसे कौन जो है कि 20 रुपया 25 रुपया डेली खर्च करेगा न्यूज़पेपर को खरीदने और पढ़ने के लिए। तो बुक से हो जाता है, एक बार बुक ले लेते लक्ष्मीकांत तो फिर न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं होती। तो पॉलिटी की बुक्स तो पढ़ना चाहिए, लक्ष्मीकांत जैसे गवर्नेंस पॉलिटी गवर्नेंस के लिए होती है। तो उसके साथ साथ ऐड ऑन करने के लिए दरअसल हमें जो है कि ये भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए। आज हम यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की लेकर के ए टू जेड बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ और आगे बढ़ूँ तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने न्यूज़ में बताया कि मतलब क्या चीज़ रहा फाइनेंस को लेकर के। इसमें बात ये कही जा रही है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं इनके कंधों पे जिम्मेदारी तो बहुत होती है, बट उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो पैसे या फाइनेंस की ज़रूरत होती है वो उनके पास उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। ये लार्जली केंद्र सरकार और इसके बाद जो है कि राज्य सरकारों पे डिपेंडेंस होते हैं। इसके बाद आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि क्या क्या सोर्स ऑफ द रेवेन्यू है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या लोकल बॉडी के लिए और क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि मेजर सोर्स क्या है, तो एक सोर्स में जैसे कोई मेला लगता है, फेयर वेल लगता है गांव में, तो उस पे टैक्स जो वसूला जाता है उसको ले सकते हो। या फिर जो लैंड होती है एग्रीकल्चर की, उस पे जो रेवेन्यू होता है उससे ले सकते हो। बट ये भी जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, उतने कारगर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है कि उतना रूल उतना फाइनेंस या पैसा अर्बन लोकल बॉडी को या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मिल पाए। हम सभी लोग हमेशा 5 साल में एक अपना सरपंच ग्राम प्रधान का नियुक्ति करते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा कि वास्तव में क्या क्या डेवलपमेंट है, कैसे काम करता है। दरअसल मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ज़रूरत ये है मेरे दोस्तों कि हमें हमेशा, ठीक है, हमें हमेशा जो है कि एक ऐसे मतलब चीज़ों को लेकर के चलना होता है, ठीक है।
ठीक है, ऐसे चीज़ों को लेकर के चलना होता है कि हमें आधार मिलता चले। जैसे हम कहते हैं भारत में, ठीक है, इसमें एक सेकेंड, मैं कलर थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ इसका। ठीक है, इसे भारत की जब हम बात करते हैं, इंडिया या की जब हम बात करते हैं, तो दरअसल हमें एक की जाती है, कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सब पे जिसको हम सेंटर पे बोलते हैं। सेंटर का मतलब ये नहीं होता है कि बीच का, ऐसा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो होते हैं सेंटर, इनके नीचे आ जाते हैं तो स्टेट्स आ जाते हैं, स्टेट्स या फिर यूटीज आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य सरकार आते हैं, और इसके नीचे लोकल लोकल बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे लेकर के। तो जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए जिससे हम आसानी से समझ सके। दूसरी तरफ यह भी हम जानते हैं कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं सेंटर, सेंटर होगा, और नीचे यहाँ पे स्टेट्स होंगे। ठीक है, और ये जो सेवेंथ शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का है सेवेंथ शेड्यूल, इसमें एक क्लियर बात कही गई है सब्जेक्ट को लेकर के। तीन लिस्ट है सब्जेक्ट की, जिसमें एक है आपका यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है, तीसरा है आपका कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट है। ठीक है, बातों से तो ये पता चलता है यूनियन पे यूनियन बनाएगा, राज्य पे राज्य बनाएगा, लेकिन जब कनकरेंट की बात करते हैं तो इसमें सेंटर एंड स्टेट यूटी, मतलब सेंटर और केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक पिरामिड बनाया, फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पे कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे बोल सकते हो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अर्बन लोकल बॉडी या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं। दरअसल यहाँ पे केंद्र केवल एक है। स्टेट की बात करते हैं तो 28 स्टेट और 8 यूटी की बात करते हैं, और यहाँ पे तो इन्फिनाइट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत से पंचायती राज अर्बन लोकल बॉडी होती हैं। तो दूसरी तरफ अगर मैं एक बात और आपसे यहाँ पे जिक्र करूँ अर्बन लोकल बॉडी या लोकल गवर्नेंस को लेकर के, तो ये भी कुछ इस तरह पिरामिड से होते हैं, तरह पिरामिड्स में होते हैं। सबसे ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके नीचे आपका ब्लॉक होता है, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे होता है, और सबसे नीचे जो है आपका विलेजेस होते हैं, जिसको हम ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा हम आगे फिर से आपसे डिस्कस कर रहे हैं, फिर से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, फिर इसके बाद नीचे आपका आ जाता है ब्लॉक लेवल पे आ जाते हैं, ब्लॉक लेवल पे होता है, और यहाँ पे आपका विलेजेस होते हैं। विलेजेस मैं लिख रहा हूँ लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, हमें कहना चाहिए ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि कोई, मतलब एक से ज़्यादा, 2 4 6 8 विलेजेस मिल करके, ठीक है, एक ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं आपको एक नक्शा बनाता हूँ, फिर वहाँ से मैप के थ्रू जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हल्का फुल्का मैंने मैप बनाया, मैप लेकर के अब डिस्कस किया। दरअसल मैं छोटा सा एक एग्जांपल यूपी का लेकर के बताता हूँ। यूपी देखिए, ये तो आपका येलो कलर से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि नहीं, जो कि आपका ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया, इंडिया हो गया। अब रेड कलर से मैंने कह दिया इंडिया कंट्री हो गई, अब ये यूपी हो गया। ऐसे आपका गुजरात पड़ जाएगा, राजस्थान पड़ जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूटी, मध्य प्रदेश पड़ जाएगा, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह वगैरह ये सब पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बस बात किया है उत्तर प्रदेश को लेकर के। अब उत्तर प्रदेश को बाहर निकालते हैं वो यूपी, ठीक है, यूपी को, तो यूपी में आपको पता है 75 कितने क्या है डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट हो गए, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके ब्लॉक्स पड़ेंगे, ब्लॉक के नीचे जो है कि आपका क्या पड़ेगा, ग्राम सभा पड़ेगी, ठीक है, ग्राम सभा पड़ेगी, और ग्राम सभा के नीचे आपका विलेजेस पड़ेंगे। ये इस हिसाब से हम बात करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। फिर अब हम सर्कल के डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको। ये आपका इंडिया को इंडिकेट करता है, इंडिया हो गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं और इंडिकेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप छोटे छोटे राज्य होंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे यूपी को इसको इंडिकेट कर रहे हैं। अब यूपी के नीचे अंदर ही आपका छोटे छोटे आपके क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होंगे, क्या है ये, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एक चीज़ मिलेगा, क्या, यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक मिलेंगे। अब ब्लॉक के अंदर फिर हम इसको बाहर लेकर के आ रहे हैं, इसको यहाँ पे यूपी डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बाहर आ रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को बाहर निकाल रहे हैं डायग्राम। ये मान लिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ब्लॉक्स बने हुए हैं, और फिर ब्लॉक्स को फिर हम बाहर निकाले, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, फिर बाहर आ रहा है ब्लॉक को, फिर हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये ब्लॉक्स हो गए। और एक ब्लॉक्स में कई ग्राम सभा होती हैं, ग्राम सभाएं हो सकती हैं, और ग्राम सभा के अंदर कई जो है कि आपके विलेजेस हो सकते हैं। बात समझ गए। तो ये चीज़ है विलेजेस को लेकर के यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, मैं जब डायग्राम बनाऊंगा इस हिसाब से, तो यहाँ पे दरअसल एक तो बन जाएगा इंडिया को लेकर के, कितने इंडिया है, एक है, कितने राज्य हैं, स्टेट्स आपका 28 है, और कितने यहाँ पे ब्लॉक्स आ जाए, डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वो अलग चीज़ है। फिर अब ये डिस्ट्रिक्ट का मैं फिर यहाँ पे लेकर के आपके साथ बना रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट को बनाया, फिर यहाँ पे ऊपर पे डिस्ट्रिक्ट है, और फिर यहाँ पे आपका ब्लॉक्स है, ब्लॉक है, और ब्लॉक के नीचे आपका क्या आ जाएगा, ग्राम सभा आ जाएगी, ग्राम सभा आ जाएगी। अब हम यही ग्राम सभा का, ठीक है, अब दूसरे कलर से हम इंडिकेट करेंगे। अब यही ग्राम सभा हम यहाँ लेकर के आएंगे, ये इस हिसाब से हमने क्या क्या, ग्राम सभा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ग्राम सभा है, ग्राम सभा के नीचे अगर हम और आए तो हमें क्या मिलेगा, विलेजेस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, विलेजेस। तो कहने का मतलब ये है कि कई विलेज, मल्टीपल मेनी विलेज मिल करके, मान लीजिए 10 विलेज मिल करके आपका क्या बनाएंगे, एक आपका ग्राम सभा बनाएंगे, ठीक है, और कई ग्राम सभा, मान लीजिए 10 ग्राम सभा मिल करके हो सकता है एक ब्लॉक बनाए। तो ऐसे डेवलपमेंट होते रहता है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि वास्तव में ये क्यों आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव देखिए ये है कि जब हर व्यक्ति को अपना काम बांट दिया जाता है ना, जब वर्क बांट दिया जाता है, तो उसको अपनी ड्यूटी ड्यूटी एंड उसकी अथॉरिटी पता होती है। बात समझ गए, उसको अपनी अथॉरिटी पता होती है, वो अच्छे से काम करता है। और ये जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हो इस चीज़ को लेकर के कि भाई क्यों काम बांट गए, तो और सबसे पहले यही था, इसका कॉन्सेप्ट आया था जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, या फिर लोकल गवर्नेंस का, लोकल गवर्नेंस का। तो इसका यही मतलब एक था, ज़्यादा जगह डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि आप विकेंद्रीकरण काम का, ठीक है, कार्य सबको पता है क्या क्या करना है, काम करेंगे। लेकिन इस काम को करने वर्क को करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब फाइनेंस अर्बन लोकल बॉडी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ा ये चैलेंजेस है। और ये चैलेंजेस दरअसल जो इसको फाइनेंस आता है, चैलेंजेस तो हैं, जो फाइनेंस आता है लार्जली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है और स्टेट्स गवर्नमेंट के, मतलब इनके पास अपना खुद का कोई सोर्स मेजर नहीं है कि ये काम कर पाए। लेकिन कुछ होते हैं बट उसमें उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे इनका डेवलपमेंट। देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और इसको देखिए संविधान के आधार पे जो भी बनाया गया, जैसे भी बनाया गया, बट यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ अभी पूरे ख़त्म नहीं हो रहा है कि भारत सरकार ने समय समय पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और स्ट्रांग मजबूत बनाने के लिए कुछ कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, जैसे बलवंत राम मेहता, अशोक मेहता कमेटी, जी.वी. के राव कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, फिर उसके बाद कमेटी बनी है, तो कमेटी बनते रही। तो कहने का यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था मेरा कि ये डेवलपमेंट हुआ। अभी हम बताएंगे इस सब कमेटी का फीचर्स क्या है और आगे कैसे इसको करते हैं। लेकिन इससे आगे हम बढ़ें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की या फिर लोकल गवर्नेंस की बात करें तो ये आज से नहीं, जब ब्रिटिश रूल किए थे तभी से चल रहा था। जो तीन मेजर जो है कि एरिया थी, जैसे मुंबई एक स्टेट था, फिर उसके बाद कलकत्ता था, फिर उसके बाद जो हैदराबाद था वहाँ पे था। हमें सभी को पता है 1947 में हम इंडिपेंडेंस बने। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हुए और इंडिपेंडेंट बनने के बाद ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम हमने अपना डेवलपमेंट लाया। और हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन अब फुल्ली जो कि काम में आया 1950 में आया पूरी तरह से। ठीक है, और दूसरी तरफ यह भी है, यहाँ से एक चीज़ बात पता चलती है हमें कि हमारा जो डीपीएसपी में आपका आर्टिकल 39 या 40 है, कुछ है कोई आर्टिकल इसमें बताइएगा। 40 में शायद मेंशन किया गया है अर्बन लोकल बॉडी का। ठीक है, पंचायती राज क्या मेरे हिसाब से 40 है, आर्टिकल 40 में ये मेंशन किया गया है कि एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया गया है। तो देखिए अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में समय समय पे जो चीज़ें बनाई गई, तो दरअसल यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई, पहली कमेटी 1957 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, 1957 में इस्टेब्लिश की गई, उस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। और इसका जो रिकमेंडेशन था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन करना, अशोक मेहता का 1977 में 1977 में किया गया था। और इसने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन 132 रिकमेंडेशन दिया था अशोक मेहता कमेटी ने। फिर उसके बाद जी.वी. के राव कमेटी 1985 में, जब आपका क्या बोलते हैं राजीव गांधी की सरकार थी तब किया गया था। और इसने ये कहा था ग्रास रूट विदाउट रूट गिवन द रिकमेंड स्ट्रेंथन रिवाइवल। और मतलब कमेटी दिया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कितना और इन्हांस बनाया जाए। लेकिन जब एल.एम. सिंघवी कमेटी की बात करते हैं तो ये जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की, कहा कि इसको संवैधानिक तरीके से इसको जो है कि इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, जो आर्टिकल 40 में बोला गया है। दूसरी बात है, फिर उसके बाद ठुंगोन कमेटी 1988 में इस्टेब्लिशमेंट की गई पंचायती राज सिस्टम को और इन्हांस करने के लिए। फिर 88 में ही एक गाडगिल कमेटी की गई और इवेंचुअली 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल 73वें संविधान संशोधन के थ्रू 1992 में, ठीक है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम पे एक एक्ट पास किया गया और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक लीगल फ्रेमवर्क में कार्य करने लगा। और ये 1993 से काम अपना प्रॉपर शुरू किया। और इसी के साथ जो है कि आप ये भी कर सकते हो 73, तो जो 11th आपका शेड्यूल है उसमें इसको मेंशन किया गया। 11वें जो अनुसूची है भारत के संविधान में, उसमें इसका मेंशन किया गया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। टोटल 29 सब्जेक्ट उसमें दिए गए हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 29 सब्जेक्ट पे काम करेगा। जैसे मैंने कहा 7th शेड्यूल थी, उसमें पंचायत सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, कंकरेंट लिस्ट का वैसे काम करेगी। वैसे ही इसमें ये कहा गया कि 73 में कि 29 सब्जेक्ट होंगे जिस पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन काम करेगी रूरल एरिया पे। तो इसने 2 टायर 3 टायर दिया भी था। दरअसल बात ये भी होती है कि लार्ज लेवल पे जो है कि भारत में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम का
समाधान या फिर स्टेबल मतलब सिस्टम है। जैसे एक कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गई, दूसरा ब्लॉक लेवल पे और तीसरा विलेज, जिसको ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे देखते जिला परिषद कहते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं, ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत के नाम से हम इसको जानते हैं। अब हम आएंगे अपना जो है कि यहाँ पे मैं बात करूँगा आप लोगों से, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत मैं ओपन करूँगा, जिससे आपको ना और आसानी से मैं डिस्क्राइब कर पाऊँगा कि नहीं हमें आगे कैसे बढ़ते चले जाना है, कैसे स्टडी करना है। तो दरअसल देखिए, अगर हम बुक्स के हिसाब से चले तो इसमें ये बात की जाती है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टर्म जो लाया गया, ये हमारे इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंट सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मतलब है जो स्थानीय, ठीक है, सुशासन की बात की जाती है उसको। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। अभी देखिए, अगर बात किया जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज का मीनिंग क्या है, ये रूरल सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है, सेल्फ गवर्नेंस की। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में दिया गया। फिर अगर हम और आगे चलते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें और दी गई है। जैसे कमेटी कुछ इस्टेब्लिश, हमने कहा ना, बलवंत राय मेहता, एम.एल. सिंघवी कमेटी, गांडगिल कमेटी की गई। तो वैसे ही जनवरी 1975 में बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि इस्टेब्लिश की गई, और उसने बहुत अलग अलग तरीके का जो है कि रिकमेंडेशन दिया, कहा भाई इसको कमेटी का किया। अभी तक जब सवाल पूछा जाएगा बलवंत राय मेहता के बारे में तो कमेटी ये कहेगी कि भाई कि इसमें क्या क्या किया था। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन था, इसने कहा कि इस्टेब्लिश करिए, क्या इस्टेब्लिश क्या करना था, 3 टायर सिस्टम। जैसे ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज लेवल पे बात किया था। यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बलवंत राम मेहता कमेटी को लेकर के। फिर इसके बाद और भी कुछ छोटी छोटी कमेटी हैं, फिर आगे हम और आएंगे जो कमेटी होंगे उनके बारे में बात करें। जैसे अशोक मेहता कमेटी 1977 में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी एज इंस्टीट्यूशन, और इसने 132 टोटल जो है कि आपका रिकमेंडेशन दिया था। और इसने कहा राज शुड बी रिप्लेस बाय द 2 टायर, और इसने कहा था 2 टायर की बात होनी चाहिए। मतलब जो ब्लॉक लेवल का था ना, कहा इसको हटा दिए, बट डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और पंचायत पंचायत होना चाहिए। बीच का जो ब्लॉक लेवल जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो मंडल मंडल पंचायत के रूप में इन्होंने कहा। और इसके बाद इतने ने अगली जो कमेटी का रिकमेंडेशन था, जीवी के रॉक कमेटी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें ये बात की जाती है कमेटी रिव्यू एग्जिस्टिंग, ये रिव्यू करने की थी कि जो रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना इफ़ेक्टिव है और कैसे ये काम करता है। दूसरी चीज़ ये है एल एम सिंघवी कमेटी का भी किया गया था, और ये भी कॉन्सेप्ट पेपर था रिविटलाइज मतलब रिन्यू करने के लिए बात किया। और ये जो है कि राजीव गांधी की सरकार थी, उसने जो कि इसको रिकमेंडेड किया था। फिर ठुंगोन कमेटी 1988 में जो कि की गई थी, सब कमेटी कंसल्टेशन के लिए बात की गई थी। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, गाडगिल कमेटी की है। गाडगिल कमेटी भी देखिए, एक गाडगिल कमेटी जो है कि वेस्टर्न घाट के रिकमेंडेशन के लिए थी, और एक गाडगिल कमेटी एडुकेशन पे भी बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनलाइज राजीव गांधी ने, फिर वीपी सिंह गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करने की पहल किया। फिर इसके बाद हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को लेकर के आए। तो फिर इसने जो है कि आगे काम अपना ऐड ऑन किया, और पार्ट जो कि 9 जोड़ा गया, ठीक है। जो उन 9वां भाग जो है कि संविधान में जोड़ा गया, और 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। दूसरी अभी चीज़ है, ये जो आर्टिकल है 243 से लेकर के 243 ओ तक ABCD करके, और इसने 29 सब्जेक्ट को जो है कि मेंशन किया कि नहीं भाई आप इस हिसाब से काम करिए और आगे ऐसे करते रहिए। उसके बाद अगर साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं हम ग्राम सभा की, तो जनरली सभी लोग जानते हैं कि साइलेंट फीचर्स क्या होता है, क्या काम होता है, और इसका इम्पोर्टेंस कितना है, क्यों है। 3 टायर, 2 टायर, एक्सीलेंट नंबर, रिजर्व सीट होती है। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस जैसे मान लिए कि हम कहें लोकसभा और राज्य विधानसभा में
वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो कि पास की गई, लेकिन यह भी जानिए कि इसको 2024 के इलेक्शन से नहीं लागू किया जाएगा। इसको जब 2026 का फिर में जब जनगणना होगी या 2026 के बाद डिलिमिटेशन जब कमीशन इस्टेब्लिश रिकमेंडेशन देगा तब होगा। और यह भी है कि अब कहें कि 2024 के इलेक्शन में वुमेन रिजर्वेशन बिल जो एक्ट है ये नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा तो 2029 में किया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। ये किया जाएगा आपका जब आगे आ करके आपका 2034 का इलेक्शन आएगा, तब वुमेन रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये एक्ट में साफ साफ लिखा भी गया है कि डिलिमिटेशन परिसीमन कमी आयोग के बाद ही जो कि ये किया जाए। लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अगर हम बात करें तो वुमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व्ड है। अगर 100 सीट है तो उसमें से 34-33 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएगी, SC ST के लिए भी रिजर्व की जाएगी। और दूसरी ये भी चीज़ है, राज्य सरकार के पास पावर दी गई है, वो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी जो है कि सीट रिजर्व कर सकती है। हालांकि गुजरात या और भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि उसमें किया जाता है। दरअसल जब पंचायती राज का जो चुनाव होता है ये नॉर्मली 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का होता है। लेकिन सपोज करिए बीच में ही जो प्रधान की डेथ हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, तो जब फिर से चुनाव होगा, मिड चुनाव होगा, तो वो जो बचा हुआ कार्यकाल है उतने दिन के लिए ही होगा, ना कि 5 साल के लिए होगा। यह बात हमें पता होनी चाहिए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और जटिल है। क्वालिफिकेशन की बात ये होती है, डिसक्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन, कि भाई वहाँ का आपका रेसिडेंस सिटीजनशिप होना चाहिए, ये चीज़ है। पावर फंक्शन ठीक ही है। फिर इसके बाद हम और आगे चलें तो देखते हैं, इसके बाद इतना ही है। और हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे देख सकते हैं जो 29 सब्जेक्ट है क्या क्या है। जैसे एग्रीकल्चर इंक्लूड एक्सटेंशन की बात करते हैं, फिर लैंड इंप्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, माइनर इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट वाटरशेड की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी पोल्ट्री की भी बात करते हैं, फिशरिंग की भी बात करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री एंड द फार्म फॉरेस्ट्री की बात की, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भाई इनके अंतर आता है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती है वो भी आती है, खादी विलेज कॉटन इंडस्ट्री वो भी आता है, रूरल हाउसिंग ड्रिंकिंग वाटर जो होता है पंचायत के ही अंतर्गत आता है, फ्यूल टूल एंड फोडर रोड कल्टीवेटर ये सभी चीज़ें जो रूरल एरिया पे होता है उनका। रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी उन्हीं की बात होती है। प्रोग्राम जो चलता है पॉवर्टी को गरीबी को ख़त्म करने के लिए, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। एडुकेशन भी होता है प्राइमरी लेवल पे, लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटी मार्केट एंड द फेयर बाजार और मेला लगवा सकते हैं, फैमिली वेलफेयर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ये सभी चीज़ें होती हैं। आप रट्टा मारो जिंदाबाद, ठीक है, ये कंपलसरी चीज़ें होती है। देखिए कुछ चीज़ें हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1992 में, ठीक है, या पार्ट में और पार्ट 9 में, उसमें कुछ चीज़ें कंपलसरी कर दी गई, ठीक है। कुछ चीज़ें कंपलसरी रही हैं लेकिन कुछ चीज़ें वॉलेंटरी, आप करिए या मत करिए। लेकिन जो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, देखिए कंपलसरी क्या है? कंपलसरी क्या है? सभी को ये ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन का जो कि करना चाहिए ग्राम सभा। दूसरी बात एक इस्टेब्लिश करनी चाहिए पंचायत विलेज इंटरमीडिएटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये मैंडेटरी है कंपलसरी। फिर उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए किसका? ऑल सीट पे पंचायत के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएटरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए सीट के लिए, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा किसका? जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इसके जिला परिषद अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब जो ब्लॉक परिषद के लिए चुनाव लड़े होते हैं उन्हीं में से एक होते हैं, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन प्रधान का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। वोटिंग राइट फॉर द चेयरमैन अदर मेंबर के लिए भी तो है। और दूसरी चीज़ है इलेक्शन अगर आप लड़ना चाहें ना तो 21 साल के हों तो आप इलेक्शन पंचायत प्रधानी के लड़ सकते हैं या जिला परिषद के या ब्लॉक प्रमुख का लड़ सकते हैं। लेकिन वोटिंग राइट वोटिंग देने की भी 18 साल की उम्र होती है। लेकिन जब लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभा राज्य काउंसिल की अगर बात करें, जैसे MP MLA बनना चाहे तो उनके लिए आपका कितना होना चाहिए? लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए MP MLA बनने के लिए 25 और राज्यसभा और काउंसिल के लिए आपका 30 साल होना चाहिए, ये बात है।
फिर रिजर्व 1/3 सीट फॉर द 3 लेवल पे वुमेन्स के लिए होता है। फिक्सिंग टेन्योर वगैरह की बात करते हैं। इस्टाब्लिश द स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर। वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप बस उतना याद कर लेंगे तो इसको जो है कि वैसे ही हैंडल कर देंगे। फिर उसके बाद एक पेशा एक्ट, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, बस इतना मोटा मोटी बता दे रहे हैं। पेशा एक्ट वो एक्ट है जहाँ पे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काम नहीं करता, वहाँ पे पेशा को करता। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो एक्ट है 92 का पूरे भारत में इम्प्लीमेंट होता है, जी होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है जहाँ पे पेशा एक्सटेंशन एक्ट भी इसको बोलते हैं, वहाँ पे करते हैं, जहाँ पे पार्ट 9 नहीं काम करता। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा फ्रेंड्स, तब तक के लिए और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन एंड जय जय भारत।